गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6 नवंबर के करंट अफेयर्स के न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप लास्ट के सेशन को आप लोगों ने देख लिया होगा और रिवीजन ज़रूर करते रहिए। जो भी करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़ पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व पर। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 नवंबर को। और इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे का क्या मतलब हुआ कि जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन फिक्स किया गया है 3 नवंबर का, जब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इन सब का उद्देश्य होता है एक तरीके से अवेयरनेस को फैलाना, अवेयरनेस को बढ़ाना, लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाना कि हम पर्यावरण की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 नवंबर याद रखिएगा सभी लोग, इस दिन इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी और ख़ास बात है जो आपको पता होनी चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट में यूनेस्को बोलते हैं, यूनेस्को का पार्टनरशिप होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ में नेशनल सेंटर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ये तीनों लोगों ने मिल करके अभी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। उस मीटिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SACAM, और ये चेन्नई, इंडिया में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो ये किसके लिए था, किस चीज़ के लिए था? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए था। इसके लिए मीटिंग की गई थी कहाँ पर? चेन्नई में, भारत में, जिसमें हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय हैं वो और उसके साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट और यूनेस्को, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बनाए रखने के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया जाता है, ठीक है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सा इलाका है जहाँ पे कि पशु पक्षी पौधे सब रहते हैं। तो उस पूरे एरिया को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अगर हम जैसे मान लीजिए टेरेस्ट्रियल में समुद्री हो गया, स्थलीय हो गया, तटीय हो गया, यानी कि टेरेस्ट्रियल, मैरीन और कोस्टल, ये 3 तरीके का इकोसिस्टम है जो है वो पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो पाए जाते हैं, कैसे कैसे? समुद्री, स्थलीय और तटीय। तो इन तीनों ही जगह पर पशु पक्षी पौधे मिलते हैं। अब उसमें मान लीजिए बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ पे कि ये सारे लोग हैं। अब इसमें क्या होता है कि मनुष्यों के साथ, यानी कि ह्यूमन बीइंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कम कैसे किया जाए उस पर फोकस करना पड़ता है कि भाई इंसानों की वजह से जानवर का नुकसान ना हो, जानवर की वजह से इंसान का नुकसान ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर आपने उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बोल दिया कि इतना बड़ा जो इलाका है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो अब आप वहाँ पे उसको सुरक्षित कर सकती है। सरकार जो है उस एरिया को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकती है। तो इसमें 3 तरीके का जोन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो शायद थोड़ा कम समझ पाएंगे, बट जो लोग एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट जो पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, 3 मुख्य क्षेत्र शामिल होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक कोर एरिया होता है। कोर एरिया यानी मुख्य क्षेत्र, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर वो मुख्य क्षेत्र है तो वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होगा, यानी पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र माना जाएगा। वहाँ पे आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन में ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि कुछ मानवीय गतिविधियाँ भी हो सकती हैं और रिसर्च डेवलपमेंट भी हो सकता है, अनुसंधान हो सकता है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं कि जो बफर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। तीसरा है ट्रांजिशन एरिया, संक्रमण क्षेत्र,
तो ट्रांजिशन एरिया कैसा होता है, जैसा जो बाहरी क्षेत्र है बिल्कुल, मतलब कि वो जो इलाका है जो पूरा घने जंगलों से बना हुआ है कुछ ऐसा, उसमें जो बाहर का इलाका है बिल्कुल, उसको ट्रांजिशन एरिया कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग वगैरह जा सकते हैं, डेवलपमेंट वगैरह को वहाँ पे प्रमोट कर दिया जाता है, तो नॉर्मल सा होता है। ठीक है, तो कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन एरिया, ये तीनों आपको दिमाग में रखना है। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उसको कौन नॉमिनेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ओके, और रिमेन अंडर द सॉवरेन जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड, लेकिन उसका जो देखरेख है वो राज्य सरकार के अधीन में होता है, लेकिन नॉमिनेट नेशनल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आर डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। 1971 में मैब प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बच्चों। ठीक है, ये प्रोग्राम यूनेस्को का था, तभी से बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट करने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। ठीक है, मैप प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, लोगों के बीच में और पर्यावरण के बीच में सामंजस्य बना रहे, उसी के लिए मैप प्रोग्राम को 1971 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं दैट आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। 748 साइट्स होते हैं पूरे 134 कंट्रीज़ में। इसमें इन ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है दो देशों के, जैसे कोई बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत में भी है और उसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस बाउंड्री साइट्स, कि जहाँ दो देशों के बीच में बाउंड्रीज होते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको इस सवाल का जवाब देना है, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। 2013 में ये सवाल पूछा गया था, लोकटक लेक बेरेल रेंज में है कि नहीं, और नामदाफा डाफला हिल्स पर है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में पड़ता है। अगर आप ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, बेरेल जो क्षेत्र है अगर आपको मालूम है कि वो किधर है, तो आप आंसर बता पाएंगे सही है या गलत है। नामदाफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो डाफला हिल्स किधर है। इसमें पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तीनों में से आंसर आपको बताना है। तो आंसर इज, राइट आंसर इज, नॉकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है, तो आंसर इज ए मतलब ओनली वन जो है वो करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। अगला सवाल है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किसकी स्थापना है। बायोस्फीयर रिजर्व की है, या बोटानिकल गार्डन की है, नेशनल पार्क की है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रखिए सवाल पूछे गए हैं बहुत, इसमें ये सब कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको खुद से सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है, इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब आप बहुत पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगला है सवाल है, आउट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया 4 हैव रिकॉग्नाइज्ड ऑन वर्ल्ड नेटवर्क बाय यूनेस्को। वर्ल्ड नेटवर्क बाय यूनेस्को के द्वारा 4 को घोषित किया गया है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, उनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है उसमें यूनेस्को के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, इनमें से कौन सा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। देखिए 2008 में पूछा गया सवाल है ये वाला। ठीक है,
तो 2008 में इसका आंसर कंचनजंगा होता, बी होता है इसका आंसर। ये सवाल बहुत पुराना है, 2008 का है। कंचनजंगा को अभी हाल ही में डेजिग्नेट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सवाल कब पूछा गया है और अब कहीं कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है। तो 2008 के हिसाब से इसका आंसर कंचनजंगा है, लेकिन अभी के हिसाब से कंचनजंगा भी उसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पे डाला है। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके उसको याद रखते हैं, बट वहाँ पे आपको सावधानी भी बरतनी है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। QCI होस्ट 3rd इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स। QCI जो है वो एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DIPPT DPIIT के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का है, उसके अंतर्गत आता है। न्यू दिल्ली में अभी ये तीसरा जो कन्वेंशन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। QCI और अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ARSO दोनों ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट पर साइन किया है, QCI और ARSO ने, ठीक है। इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड पार्टनरशिप विद ब्राज़ील, मैक्सिको, इन सब के साथ इंडिया का अपना पार्टनरशिप है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानिए, ये थोड़ा जानना ज़रूरी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है और इसको जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इंडियन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय 3 प्रीमियर इंडस्ट्रीज़, मतलब ये पूरा कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जुड़ा हुआ है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको क्यों लाया गया था? ताकि जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उसको बेहतर किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, इन्हांस किया जा सके, जो बिज़नेस का माहौल इसको और अच्छा किया जा सके, उसी के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल बाकी के न्यूज़ के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।